जो टॉपिक है वो है थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली थ्योरी जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड, यानी कि इस थ्योरी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जो है अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये थ्योरी 1943 के अंदर आई थी। इस थ्योरी के अंदर हम कुछ स्टेजेस पढ़ते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है वो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। इस नीड को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी वो नीड जो रोटी कपड़ा या मकान से रिलेटेड होती है वो नीड होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड। रेस्ट, फूड, वाटर, ये सब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आती हैं। सीखने नीड हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है हमारी इकोनॉमिकल नीड होती है, दूसरी हमारी फिज़िकल नीड होती है। इकोनॉमिकल नीड के अंदर जो हमारे पास सेविंग है, उस सेविंग की हम सिक्योरिटी चाहते हैं, यानी हम बैंक में उस पैसे को जमा कर रहे हैं। सेकंड हमारी कौन सी नीड होती है? सेकंड होती है हमारी फिज़िकल नीड, जैसे कि हम अपने सेल्फ का इंश्योरेंस करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो यानी हमने अपनी सेकंड स्टेज जो है नीड हायरार्की थ्योरी को उसको भी अचीव कर लिया। उसके बाद आती है हमारी सोशल नीड, जिसको यहाँ पे क्या बताया गया है, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड के बारे में बताया गया है। बिलोंगिंगनेस और लव नीड में क्या होता है कि जब हमने अपनी बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर लिया, फिर हमने अपनी सेफ्टी नीड को भी सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद में हम सोसाइटी में, हम अपने फ्रेंड्स, हम अपने रिलेटिव के साथ में क्या करना चाहते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड की। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है हमारी नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर, उसको बोला जाता है एस्टीम नीड। जब हम हमारे ईगो, हमारे स्टेटस, हम प्रेस्टीज की बात करते हैं तो वो कौन सी नीड के अंदर आता है? हमारा एस्टीम नीड के अंदर आता है। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम सेल्फ फुलफिलमेंट की बात करते हैं। जब हमने नीचे की 4 स्टेजेस हमारी बेसिक नीड अचीव कर लिया, हमें सेफ्टी भी मिल चुकी है, उसके बाद हमें जो हमारी बिलोंगिंगनेस, जो हमारी सोशल नीड है, हमने उसको भी अचीव कर लिया, हमने अपनी ईगो, अपनी स्टेटस, अपनी प्रेस्टीज को भी शो कर दिया। अब जो लास्ट नीड बची है वो है हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। इसमें आती हैं क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें एक अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव करने की बात करता है, तो वो किस में आता है? हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो भी रिमेनिंग नीड होती है वो किस में आती है? हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर आती हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा एल्फर्ड की ईआरजी थ्योरी। सबसे पहली जो स्टेज है इसके अंदर वो कौन सी होती है? हमारी एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस में क्या होता है कि हमारी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड हम एक साथ में फुलफ़िल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी ईआरजी थ्योरी और एल्फ्रेड मास्लो की जो अब्राहम मास्लो की थ्योरी है, इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अब्राहम मास्लो की थ्योरी में हमें एक सीक्वेंस से जाना पड़ता था, बट यहाँ पे हम एक टाइम पे दो नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी एक टाइम पे हम दो नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो जब हम हमारी बेसिक नीड और हमारी जो सिक्योरिटी की नीड है, यानी कि इकोनॉमिकल और फिज़िकल सिक्योरिटीज़ की जो नीड है, हम उसको साथ में फुलफ़िल करते हैं, तो उसको इन्होंने किस नाम से दे दिया है? एग्जिस्टेंस। फिर अगर हम बात करें सोशल और सेल्फ एस्टीम की, तो इनको, इस वाली नीड को इन्होंने नाम दे दिया है रिलेटेडनेस का। फिर जो हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ या हमारी खुद की सेल्फ फुलफिलमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आती हैं? हमारी ग्रोथ से। तो यानी अल्फा मार्शलो की थ्योरी और ईआरजी थ्योरी में ये डिफरेंस है कि वो हायरार्की से जाती थी। हम पहले बेसिक नीड फुलफिल करेंगे, फिर हम सिक्योरिटी पे जाएंगे, फिर सोशल, फिर एस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे ये बोलते हैं कि एक टाइम पे आप दो एक्टिविटीज़ को भी फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो आती है हमारी नीड थ्योरी। नीड थ्योरी में सबसे पहला जो आता है वो है हमारा नीड ऑफ एफिलिएशन। यहाँ पे मैनेजर अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनके बिहेवियर में चेंज लेके आता है। पहली है, या तो वो उनसे बहुत पोलाइटली ट्रीट करेगा उन्हें, अगर वो उस चीज़ से उनका वर्क, उनके बिहेवियर में कोई चेंजमेंट आता है या फिर वो काम अच्छे से करने लग जाते हैं, तो वो नीड ऑफ एफिलिएशन की ज़रूरत है उन्हें। बट नीड ऑफ पावर जब आती है जब मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल करने लग जाए। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेज, जिसको बोला जाता है नीड ऑफ अचीवमेंट। नीड ऑफ अचीवमेंट के अंदर क्या है कि जब कोई पर्सन, जैसे मैनेजर है, वो अपने सबॉर्डिनेट को रिकॉग्नाइज़ करे कि इसने वो काम किया है जो और कोई नहीं कर पाए। सपोज़ एक ग्रुप के अंदर 10 पर्सन है, उसमें से 1 पर्सन ऐसा होगा जिसने उस टास्क को अचीव कर लिया, रिमेनिंग 9 ऐसे होंगे जिन्होंने उस टास्क को अचीव नहीं किया है। तो मैनेजर ये भी करेगा कि वो पर्सन जिसने ये टास्क अचीव किया है उसको क्या करे? रिकॉग्नाइज़ करे, उसके अचीवमेंट के लिए उसको कुछ इंसेंटिव दे। तो ये किसके अंदर आता है? हमारे नीड थ्योरी के अंदर आता है।
अगली आती है हमारी हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग की जो टू फैक्टर थ्योरी है, इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा हाइजीनिक फैक्टर होता है, दूसरे हमारे मोटिवेटर्स फैक्टर होते हैं। सबसे पहला जो हमारा हाइजीनिक फैक्टर होता है, ये हाइजीन फैक्टर ये कहता है एब्सेंस कैन लीड जॉब डिससेटिस्फैक्शन। मतलब इनके होने से हमारी एफिशिएंसी तो नहीं बढ़ेगी, बट अगर इनके एब्सेंस होने से हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर आ जाएगी रिगार्डिंग अवर जॉब। सपोज़ अगर हमें जॉब सिक्योरिटी ना मिल रही हो, हमें यही नहीं पता कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में XYZ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट कितने मंथ के लिए यहाँ पे हैं। अगर हम इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, अश्योर नहीं है कि हम कब तक रहेंगे, तो हमारे अंदर डिससेटिस्फेक्शन ऑब्वियस है कि आ ही जाएगी। अगर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, सैलरी के अलावा हमें कोई दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, हमें ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, और हमारी सैलरी में भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें एक तरह से डिससेटिस्फाई हो जाएंगे अपनी जॉब के लिए। तो ये हाइजीनिक फैक्टर होते हैं। इनके प्रेजेंट होने से, अगर प्रेजेंट है तो हमारी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ नहीं होगा, बट हमारी सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। इससे हमारे इनके होने से हमारी एफिशिएंसी के अंदर इंक्रीमेंट ज़रूर होता है। जैसे कि अगर हमने कोई काम किया और हमारे सुपरवाइज़र या हमारा जो मैनेजर है उसने हमें रिकॉग्नाइज़ किया एक ग्रुप के अंदर, या हमें रिवॉर्ड दिया गया, या फिर कोई बोनस दिया गया हमें क्योंकि हमने वो टास्क अचीव किया, तो क्या है ना कि उन्हें मोटिवेशन आएगी कि नेक्स्ट टाइम मैं इससे भी अच्छा परफॉर्म करूँ। तो ये होता है हमारा मोटिवेशनल फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स, अगर ये मोटिवेशनल फैक्टर है तो प्रेजेंस जो है ये जॉब सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। और फ्रेंड्स, अगली जो थ्योरी आती है वो है हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी। जो हमारी एक्स एंड वाई थ्योरी है, देखो एक पर्सन जो होता है वो क्या होता है, अपने हैंड्स को क्लोज करके रखता है, तो ये तो होती है हमारी एक्स थ्योरी। दूसरा होता है हमारा वाई। वाई जो है वो क्या करता है, अपने हैंड्स को ओपन करके रखता है। ये वाला पर्सन जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता है। ये वाला पर्सन जो है ये लाइक करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इस एक्स वाले को चांस मिलता है काम ना करने का, ये छोड़ देता है, मतलब उस काम को नहीं करता है। अगर सुपरवाइज़र उसे नहीं देख रहा है तो वो काम नहीं करेगा। और जो वाई वाला पर्सन होता है, चाहे सुपरवाइज़र वहाँ है नहीं है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने टास्क को अपना टास्क कंप्लीट करके ही वहाँ से हटेगा। जो वाई वाला होता है ये क्या करता है कि बहुत कम एम्बिशियस होता है, यानी कि इसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता अपने, मतलब कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बस इसे ये है कि मेरे को सैलरी मिल रही है ना, बस दैट इज़ इनफ फॉर मी। बट ये जो है ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। ये सोचता है कि मैं ये काम करने के बाद मैं इससे भी हाई ऑर्डर का कोई काम करूँगा, बट ये एक स्टेबल पोजीशन पे ही रहना चाहता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता इस वजह से। उसके बाद ये जो है ना, इसमें क्या होता है कि अगर उसने, जो एक्स थ्योरी के अंदर कोई पर्सन है, उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो जो उसका मैनेजर है उसे रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे क्या होता है कि उसको थोड़ी सी और पावर दे दी जाएगी। अगर उसने अपने टास्क को अचीव कर लिया, उसको डेलीगेट उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी, यानी कि अगर उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, हो सकता है उसका प्रमोशन भी किया जाए। तो थ्योरी वाई वाले जो होते हैं ये ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ये एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ में, क्रिएटिव पर्सन होते हैं। बट थ्योरी एक्स वाले ये अच्छे लोग, मतलब ऐसे होते हैं कि अच्छे से परफॉर्म नहीं करते अपने टास्क को, एज लाइक प्रोक्रेस्टिनेटिंग होते हैं ये। अगली थ्योरी जो आती है वो है हमारे रिंस लिकर्ट की। इसमें सबसे पहले बताया एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी, यानी कि मैनेजर जो होता है इनका बहुत कम ट्रस्ट होता है। यहाँ पे जो वर्कर होते हैं उनको पनिशमेंट का डर लगा रहता है, क्योंकि मैनेजर जो है हो सकता है उन जितना काम एक दिन में हो सकता है उससे ज़्यादा टास्क उन्हें दे दें। तो ये अथॉरिटेटिव एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटी होती है। सेकंड आती है हमारी बेनेवलेंट। यहाँ पे जो मैनेजर है या जो उनका सुपीरियर है उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुझे कम काम देना चाहिए, और थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट होता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। रिवॉर्ड भी दिया जाता है इनकी गुड परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पे कोई मतलब पनिशमेंट वगैरह नहीं दी जाती उन्हें बेनेवोलेंट के अंदर, बस उन्हें क्या समझाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड स्टेज आती है इसकी कंसल्टेटिव। अब थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है तो यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा। टीम जो है मोस्टली क्या करती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करेगी, फ्रीडम देगी, मीनिंगफुल टास्क बनाए जाएंगे ताकि उनकी इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो है वो बढ़ाई जा सके। कंसल्टेटिव में इंट्रेंसिक मोटिवेशन दी जाती है। फोर्थ पार्टिसिपेटिव आता है। पार्टिसिपेटिव में क्या होता है, फुल ट्रस्ट होता है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर, सुपीरियर को, और यहाँ पे एक्टिवली वर्क किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि
ये वाले यहाँ हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जाते हैं, यहाँ कम रिलेशन होते हैं, कम ट्रस्ट होता है, और यहाँ पे फिर नीचे आते आते कैसा होता है, मोर ट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है। फ्रेंड्स, अगली जो थ्योरी आती है वो है हमारी क्रिस एग्रेस की, हार्वर्ड इन 1985 में जो आई थी। इसको मॉडल फर्स्ट एंड मॉडल सेकंड थ्योरी भी कहते हैं। मॉडल फर्स्ट में इसको सिंगल लूप क्यों कहा गया है? लूप का मतलब होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है। तो यानी मैनेजर सुपीरियर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया, बट सबॉर्डिनेट ने सिर्फ उस टास्क को करना है, वहाँ पे कोई फीडबैक नहीं होगा। तो ये क्या होती है, हमारी मैनेजमेंट सेंट्रिक होती है। दूसरी आती है हमारी मॉडल 2, जिसको डबल लूप भी कहते हैं। इसमें कोलैबोरेटिव होती है और लेस डिफेंसिव होती है। कोलैबोरेटिव कैसे, दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे इसका सुपीरियर है, कोई मैनेजर या कोई सुपीरियर हो सकता है, उसने अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया, ठीक है, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया। अब क्या होगा, ये मैनेजर है, मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई टास्क दिया, तो इसने सिर्फ कम्युनिकेट किया तो ये सिंगल लूप था, सिंगल लूप है अभी ये। बट इसने इसको फीडबैक भी दिया, फीडबैक आ गया यहाँ बीच में। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, हमारे डबल लूप की बात की जा रही है, कोलैबोरेटिव हो के काम किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये डबल लूप हो जाएगा जब फीडबैक आ जाता है। उसके बाद आती है हमारी विलियम ऑल्सी की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो आई थी हमारी 1981 के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट बताया गया कि ये जो थ्योरी है ये कॉम्बिनेशन है अमेरिकन मैनेजमेंट एंड जापानीज़ मैनेजमेंट का। और ये थ्योरी जो है, अमेरिकन मैनेजमेंट में तो क्या कहा जाता है, स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है कि रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इंडिविजुअल को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जापानीज़ मैनेजमेंट क्या कहती है, जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ग्रुप डिसीजन होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन की बात करती है। तो विलियम ऑल्सी थ्योरी जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो आते हैं ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारा पीटर प्रिंसिपल। पीटर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि देखो, इसका हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम कोई पर्सन है, उसकी सक्सेस को देखते हुए हमने उसे प्रमोशन दिया, फिर वो सक्सेस, उसने कोई और टास्क अचीव किया, फिर उसको सक्सेस हुई तो हमने उसको प्रमोट कर दिया, फिर उसकी सक्सेस से हमने उसको प्रमोशन दिया। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब हम इसे प्रमोशन नहीं देंगे, यहाँ पे इसका एक कांस्टेंट पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद आता है हमारा पार्किंसन प्रिंसिपल, पार्किंसन लॉ। ये बोलता है कि अगर लेस टाइम होगा तो हमें मोर एफर्ट्स नीड होंगे, अगर मोर टाइम होगा तो हमें लेस एफर्ट नीड होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम एग्जांपल लें इस प्रिंसिपल, इस लॉ को समझने के लिए। सपोज़ जब हमारे एग्ज़ाम पास में होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कम टाइम होता है बट हमें एफ़र्ट ज़्यादा लगाने होते हैं। बट जब हमारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उस टाइम में क्या होता है, हमारे पास मोर टाइम होता है, हमें लेस एफ़र्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये बातें किस लॉ में एक्सप्लेन की गई हैं, पार्किंसन लॉ ऑफ मैनेजमेंट में एक्सप्लेन की गई है। अगर हमारे पास कम टाइम होगा ना, तो हमें एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कम टाइम है तो ज़्यादा एफ़र्ट चाहिए, और ज़्यादा टाइम है तो कम एफ़र्ट्स की ज़रूरत है। उसके बाद पॉल्स प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉल प्रिंसिपल ये कहता है कि हम एक पॉइंट तक ही जाके किसी सबॉर्डिनेट की गलतियों को इग्नोर कर सकते हैं, बट जैसे ही उसने मैक्सिमम डैमेज किया है, सपोज़ ये पॉइंट इसका मैक्सिमम डैमेज का है, उसके बाद हम सीधे इसका क्या करेंगे, डिमोशन करेंगे। एक पॉइंट तक हम प्रमोशन करते जाएंगे बट डायरेक्टली हम इसका क्या कर देंगे, डिमोशन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट थी। आई होप आपको समझ आई होंगी।